सर ऐसे में जो चाइल्डलेस कपल्स हैं, मान लीजिए उन्होंने वसीयत बनाई नहीं है, तो अब उस स्थिति में क्या होगा? संपत्ति का अधिकार किसके पास चला जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये डिपेंड करता है इन चाइल्डलेस कपल्स का रिलीजन क्या है, राइट। और मैं आपको अलग अलग रिलीजन में बताता हूँ क्या होगा। तो अगर आप एक हिंदू चाइल्डलेस कपल हैं और हिंदूज में मेल और फीमेल के अलग अलग लीगल हेयर्स हैं, बिल्कुल, राइट। तो पुरुष के, एक हिंदू पुरुष जो चाइल्डलेस है, जो हस्बैंड है, उसकी डेथ हो जाए विदाउट अ विल, तो उसके लीगल हेयर कौन है? उसकी मदर, उसकी वाइफ और उसके बच्चे। और अगर किसी बच्चे की डेथ हो गई है जिसके बच्चे या वाइफ अलाइव हैं, तो वो बच्चा भी लीगल हेयर है जिसकी डेथ हो गई। तो एक हिंदू पुरुष है जिसकी माँ जिंदा है, उसकी वाइफ जिंदा है, उसके 3 बच्चे हैं जो अभी जिंदा हैं, चौथे बच्चे की डेथ हो गई है जिसकी वाइफ और बच्चे भी जिंदा हैं। तो ऐसी स्थिति में इसके कितने लोग हैं? 1 2, मदर 1, राइट, वाइफ 2, 3 बच्चे 5 और 1 बच्चा जिसकी डेथ हुई है वो भी है। इसकी संपत्ति 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दी जाएगी। पर जिस बच्चे की डेथ हुई वो तो लेने के लिए नहीं है, बिल्कुल, उसके बच्चे और वाइफ में उसका 1/6 इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ओके। ये लीगल हेयर्स हैं, क्लास 1 लीगल हेयर्स हैं एक हिंदू मेल के लिए। अब बात करते हैं हिंदू फीमेल के लिए। अब हिंदू फीमेल के लीगल हेयर्स, अगर वो मैरिड है तो होते हैं उसके हस्बैंड और बच्चे। तो एक हस्बैंड है, 2 बच्चे हैं, 1/3 ईच है। पर यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर हिंदू फीमेल और मेल को पता होनी चाहिए हिंदू फीमेल के लीगल हेयर्स के बारे में। पहली चीज़ क्या है? अगर एक हिंदू फीमेल की डेथ होती है जिसके बच्चे नहीं हैं, और हम चाइल्डलेस कपल्स की बात कर रहे हैं, और उसका हस्बैंड अलाइव है, तो जितनी प्रॉपर्टी उसको अपने हस्बैंड की साइड, पेरेंट्स की साइड से मिली, माता से मिली, पिता से मिली, भाई से मिली, बहन से मिली, ये सर्वाइविंग हस्बैंड को नहीं मिलेगी, ये वापस पेरेंट्स में चली जाएगी। अगर इस स्थिति को अवॉइड करना है तो इस फीमेल को अपने हस्बैंड के फेवर में विल बनानी पड़ेगी। तीसरी चीज़ क्या है? अगर हस्बैंड भी जिंदा नहीं है, वाइफ भी जिंदा, बच्चे भी जिंदा नहीं, बच्चे तो इनके है ही नहीं, और हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो जितनी प्रॉपर्टी इसने सेल्फ एक्वायर्ड करी हुई है हिंदू फीमेल ने, ये वापस हस्बैंड के लीगल हेयर्स में जाएगी, उसके माता पिता पे नहीं जाएगी, है ना। मैंने अपनी मेहनत से एक घर बनाया, फीमेल ने, है ना, बैंक में एफडी है 50 लाख रुपए की, ये मेरे माता पिता या मेरे भाई बहन को नहीं जाएगी फीमेल के, ये मेरे हस्बैंड के भाई बहन को जाएगी, मेरे हस्बैंड की मदर को जाएगी, मेरे हस्बैंड के फादर को जाएगी। अगर इसको अवॉइड करना है तो विल बनाओ, विल बनाना पड़ेगा। तो ये हो गई हिंदू फीमेल के बारे में। अब बात करते हैं क्रिश्चियंस के बारे में। क्रिश्चियंस में मेल और फीमेल के सेम लीगल हेयर्स होते हैं, जैसे हिंदूज में तो अलग अलग थे। लीगल हेयर्स कौन है? अगर एक क्रिश्चियन की डेथ होती है बिना विल बनाए, तो 1/3 प्रॉपर्टी गोज टू द स्पाउस एंड 2/3 गोज टू द चिल्ड्रन। पर ये तो चाइल्डलेस कपल है, नहीं है, हाँ। तो ऐसे में स्पाउस की प्रॉपर्टी 1/3 की जगह हाफ हो जाती है, और बाकी हाफ फादर को चला जाता है ऑफ द डेड पर्सन। तो वाइफ की डेथ हुई तो हस्बैंड को हाफ मिला, बाकी हाफ वाइफ के फादर को, राइट। अगर फादर भी नहीं है तो मदर, ब्रदर और सिस्टर में फादर वाला शेयर डिवाइड हो जाएगा इक्वली। अगर आपको इसको अवॉइड करना है, विल बना दो। अब आते हैं मुस्लिम्स में, राइट, सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। मुस्लिम्स में सुन्नी शिया में अलग अलग होता है। मैं आपको बेसिकली इंडिया में सुन्नी ज़्यादा है तो मैं सुन्नी में बता देता हूँ। तो मुस्लिम्स में शेयरर्स होते हैं और रेसिड्यूरीज होते हैं, 2 टाइप के लीगल हेयर्स होते हैं। पहली चीज, अगर बच्चे नहीं हैं और हस्बैंड की डेथ हुई तो वाइफ का शेयर 1/4 हो जाता है। अगर बच्चे होते हैं तो 1/8 रहता है। जो इतने पेरेंट्स भी अलाइव हैं ऑफ द डिसीज्ड, जिसकी डेथ हुई, उसको 1/6 पार्ट मिलेगा। तो मदर अलाइव है, इनके फादर अलाइव है, इस मुस्लिम मेल की जिसकी डेथ हुई, तो 1/6 मदर का, 1/6 फादर का, 1/4 किसका है? बाकी प्रॉपर्टी, अब इनके बच्चे नहीं है, ब्रदर्स और सिस्टर्स में बांट दी जाएंगी इस तरह से कि हर ब्रदर का शेयर डबल होगा सिस्टर से। यही मुस्लिम लीगल हेयर्स हैं एज पर द मुस्लिम सक्सेशन एक्ट 1937 या शरीयत।
है ना, ब्रदर एंड सिस्टर रिप्लेस द चिल्ड्रन, ओके, राइट। हाँ, अगर ये फीमेल होती तो आधा हस्बैंड को मिल जाता और बाकी आधा उसके पेरेंट्स में डिवाइड हो जाता, राइट। अब ये सारी स्थितियां आपको क्या कहते हैं, पारसीज में तो पारसीज बता देते हैं, पारसीज में दोनों पेरेंट्स स्पाउस, बच्चे तो ही नहीं, इनमें बराबर बांट दी जाएगी, इक्वली डिवाइड इक्वली हो जाएगी। वो तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा फेयर लगता है। चलिए, अब इन सबको अवॉइड करने का तरीका क्या है, विल बनाए। अगर आपको ये मंजूर नहीं है तो विल बनाए। राइट, तो बहुत ही सुंदर तरीके से आप बता रहे हैं, विस्तार से आप बता रहे हैं कि विल बनाना ज़रूरी है अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट से आप अगर बचना चाहते हैं तो। सर, कुछ दर्शकों के सवाल आ गए हैं, वो हम इंक्लूड कर लेते हैं। लखनऊ से नीरज मिश्रा हैं, वो पूछ रहे हैं कि हमारे कोई बच्चा नहीं है, क्या हम अपनी संपत्ति किसी एनजीओ को दे सकते हैं? इससे पहले भी आपने बिल्कुल दे सकते हैं, पर जिस एनजीओ को दें उसकी अच्छे से जांच कर लें, राइट। दो चीज़ें आप देखें कि इस एनजीओ को सेक्शन 12A का बेनिफिट मिला है और ATG में रजिस्टर्ड है या नहीं, इसकी मान्यता क्या है और इसके पास्ट वर्क्स क्या है, इसके ट्रस्टीज कौन है, कौन इसको चलाता है और कितनी जेन्युइन है ये, राइट। और आप दे कैसे सकते हैं, आप अपनी विल से दे सकते हैं, अपनी ट्रस्ट बना के दे सकते हैं, किसी भी तरह से दे सकते हैं। अगर आपकी डेथ के टाइम ये एनजीओ नहीं रहती किसी कारण से, तो ये किस टाइप के उस पर जाएगा, एनजीओ पे, वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो आप बाय नेम दे सकते हैं, बाय टाइप दे सकते हैं, दोनों तरीके से दे सकते हैं। बिल्कुल। सर, जयपुर से विनोद पूछ रहे हैं कि अगर कोई विल को चेंज करे तो क्या होगा? मान लीजिए विल बना ली है स्टार्टिंग में और उसके बाद क्या बाद में वो किसी तरीके की चेंज अगर कोई करना चाहे तो फिर क्या होगा? विल इज ऑलवेज रेवोकेबल, राइट। आप एक विल में लिखो मैंने इररेवोकेबल विल बनाई, अगले दिन चेंज कर सकते हो कि विल बाय नेचर इज रेवोकेबल, मतलब ऑलवेज चेंजेबल, राइट। विल को चेंज करने का तरीका क्या है, विल को चेंज करने का तरीका क्या है, उसके लिए एक डॉक्यूमेंट बनता है, इसे कहते हैं कोडिसिल। कोडिसिल इज अ डॉक्यूमेंट विच चेंजेस सम पार्ट ऑफ द विल, राइट। तो जैसे मैंने कहा कि पैरा 5 इस विल का जो मैंने ओरिजिनली बनाई, ये मुझे ये नहीं रखना, मुझे कुछ चेंज करना है, तो एंटायर विल नहीं बनाओगे आप दोबारा, ओके। आप खाली एक डॉक्यूमेंट बनाओगे जो पैरा 5 बताएगा, पैरा 5 उसमें से पढ़ना, इसमें से पढ़ लेना, इसको कहते हैं कोडिसिल। तो कोडिसिल बना सकते हैं या आप एंटायरली न्यू विल बनाएं और दोनों को रजिस्टर करा दें। लेकिन सर, अगर मान लीजिए विल को ही कोई चैलेंज करता है फिर? तो विल इज ऑलवेज चैलेंजेबल, राइट। चैलेंज करने से नहीं रोक सकता मैं, पर हाँ मैं ये इंश्योर कर सकता हूँ कि इसको चैलेंज करने के बाद जो चैलेंज कर रहा है वो चैलेंज को जीतेगा नहीं, और उसके लिए मुझे कुछ सावधानियां बरतनी होंगी विल में। पहली बात, मुझे इस विल को प्रॉपरली टाइप करना पड़ेगा, एटलीस्ट 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे जिसमें पर्पस लिखा हो विल। फिर मुझे कहना पड़ेगा कि 2 विटनेसेस के सामने इसमें साइन करे, और वो दोनों विटनेसेस ने एक दूसरे को साइन करते हुए देखा, मुझे भी साइन करते हुए देखा। तीसरा, मैं इसको रजिस्टर कराता हूँ एक सब रजिस्ट्रार ऑफिस में। अब इसको चैलेंज करना डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि विटनेस पक्के हैं, रजिस्ट्रेशन पक्का है, इसकी कॉपी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में। पर मैं कह रहा हूँ मुश्किल है, असंभव नहीं है। दुनिया में कोई ऐसी विल बनी ही नहीं जिसको चैलेंज ना कराया जा सकता, और ये विल की सबसे बड़ी कमी है। जो पूरी करता है ट्रस्ट को चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रस्ट आपने अपने जीवन में बनाई, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, आपके जीते जी होगा चैलेंज, और आपके जीते जी कोई चैलेंज नहीं करता। आपके मृत्यु के बाद ही लोग चैलेंज करते हैं, क्योंकि आप डिफेंड करने के लिए हो ना, अभी तो आप जो डिफेंड करने के लिए नहीं होगे तो लोग चैलेंज करेंगे।